अलीज़े लोन की दरख्वास्त लेकर अल्तमश खानजादा के पास आई थी। अल्तमश ने इसके मासूम परेशान चेहरे को गौर से देखा। मैं तुम्हें 5 लाख नहीं बल्कि 20 लाख दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सर, मुझे पैसों की नीड है, मैं कर लूंगी जो आप कहेंगे। वो उंगलियां चटका रही थी। मुझे एक बच्चा चाहिए तुम्हारे वजूद से। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगी मुझसे? अल्तमश ने इसकी आंखों में देखा। मुझे मंजूर है। वो पहले हिचकिचाई, फिर हामी भर ली। अलीज़े के वालिद कैंसर पेशेंट थे। अल्तमश निकाह करके इसे फ्लैट पर ले आया। वो शादीशुदा लेकिन बे औलाद था। फिर पहली रात अलीज़े के साथ गुजारी तो इसकी शर्मो हया देख कर वो, सर प्लीज मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, मेरे वालिद साहब बहुत अजियत में है। अलीज़े की आवाज भराई हुई थी। मैं कुछ नहीं कर सकता मिस अलीज़े, इतने बड़े लोन के लिए आपको सेठ साहब से बात करनी पड़ेगी। वो हर हफ्ते आते हैं फैक्ट्री का चक्कर लगाने, सब एप्लीकेशन देखते हैं, लोन की हो चाहे डोनेशन की। मैं आपकी एप्लीकेशन भी इस हफ्ते इनके सामने पेश कर दूंगा। अगर इन्होंने मंजूर कर लिया आपका लोन तो ठीक है, वरना मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर ने साफ हाथ झाड़े थे। ठीक है सर, इंशाल्लाह सेठ साहब मेरा लोन मंजूर कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा, वो फाइल मुकम्मल कर देना जो मैंने आपको भिजवाई थी, मुझे आज ही चाहिए। वो काम करने में वैसे ही बहुत फास्ट थी। मैनेजर की बात पर सर हिलाती अपने कैबिन में आकर बैठ गई। तेज तेज हाथ चलाते ही वो काम कर रही थी जब शान से इसके पास चली आई। हाय, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो अपनी असली मुस्कुराहट से कहने लगी। यार, आज लंच में सब लड़कियां बाहर से खाना मंगवा रही हैं। अगर तुम भी मंगवाना चाहती हो तो हमारे साथ बैठकर लंच करना चाहती हो तो 1000 रुपए दे दो। शानसे के हाथ में और भी पैसे थे। अलीज़े अजीब सा महसूस कर रही थी। इसके पर्स में सवाए 100 रुपए के 1 रुपया भी नहीं था, और वो भी बस का किराया। वो शर्मिंदगी छुपाकर कहने लगी, नहीं, वो आज खाना मैं घर से लाई, आप ही ने जबरदस्ती मेरे पास में डाल दिया था, अब वही खाऊंगी मैं। वो साफ झूठ बोल रही थी और शानसे को भी पता चल गया। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। कंधे उचकाती वो आगे वाली टेबल पर चली गई। अलीज़े तो अक्सर ही अपना दोपहर का खाना गोल कर देती, कभी तो घर से लाती नहीं, और लाती भी तो किसी के साथ बैठकर खाने के काबिल न होता। घर की इतनी परेशानियां थी, जब से बाबा को कैंसर हुआ था वो लोग निवाले भी गिन गिन कर खा रहे थे। अम्मी हर वक्त रोती रहती। अभी रापी के जहेज के लिए बनाया गया सोने का सेट बिकने के बाद वो दिन रात परेशान रहती। तीनों बहनें जॉब कर रही थी, लेकिन फिर भी घर का पूरा ना पड़ा था। बाबा की महंगी दवाइयां, अच्छी खुराक, हर हफ्ते होने वाली कीमियोथेरेपी जिसमें हजारों रुपए खर्च हो रहे थे। आज भी वो 5 लाख रुपए लोन की दरख्वास्त लेकर मैनेजर के पास आए थे। अब इसे इंतजार था तो सिर्फ सेठ साहब के फैक्ट्री आने का, और वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही आते थे। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश है कि रमला और तुम मेरी इन ख्वाहिशों पर बंद नहीं बांध सकती। अल्तमश की पेशानी पर शकने और लहजे में संजीदगी थी। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं क्या करूं? जब मैं मां नहीं बन सकती तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और ना मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दूंगी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो अल्तमश। वो टिश्यू से अपना मेकअप साफ कर रही थी। अल्तमश ने लब भींच लिए। तभी से ख्याल आया कि ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं, बल्कि वो ये मामला नरमी से सुलझाएगा। तभी उठकर रमला के सामने आया। मैं सिर्फ एक औलाद चाहता हूँ हमारी जिंदगी में। तुम क्या समझती हो कि मैं दूसरी शादी के लिए मैं मरा जा रहा हूँ, या फिर मुझे तुम में दिलचस्पी या तुमसे मोहब्बत नहीं? ऐसी बात नहीं है रमला, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि कोई तो ऐसी औरत होगी जो हमारी मदद कर दे। इसके नर्म अंदाज पर रमला इसकी तरफ पलटी थी। कौन होगी ऐसी औरत जो शादी करे, बच्चा पैदा करे और फिर वो तुमसे तलाक ले ले? ऐसा नहीं होता है अल्तमश। मैं किसी दूसरी औरत की परछाई तुम्हारे वजूद पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का होगा रमला। अल्तमश ने इसी यकीन दिलाया। वो सोच में पड़ गई। अच्छा ठीक है, देख लो। लापरवाही से कहकर इसने अपनी जान छोड़ाई थी। कौन होगी भला ऐसी औरत? इससे शादी करके बच्चा पैदा करेगी और फिर तलाक लेने पर आमादा हो जाएगी। रमला को यकीन था अल्तमश को ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलने वाली। 10 साल हो गए थे अल्तमश और रमला की शादी को, लेकिन शादी की महज 2 साल बाद ही पता चल गया था इन दोनों को कि रमला मां बनने की नेमत से महरूम है। एक बांझ औरत है। जब ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो गई थी। अल्तमश की छोटी बहन आलिया रमला के भाई रयान से मोहब्बत करती थी। अभी 6 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। ऐसे में वो ना इसे छोड़ सकता था और ना ही दूसरी शादी कर सकता था, क्योंकि इनके खानदान में दूर दूर तक दूसरी शादी का रिवाज नहीं था। जब शादी को 5 साल गुजरे तब अल्तमश के अंदर बच्चे की ख्वाहिश खूब जोर पकड़ने लगी।
जब भी वो किसी फैमिली फंक्शन में जाता, वहां मिलने वाले इसके दोस्त किसी के 2 बच्चे होते तो किसी का 1। इनकी जिंदगी को देखकर अल्तमश को अपनी खाली जिंदगी का एहसास होता। बच्चे इसे शुरू से बहुत पसंद है। मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ रमला, क्या करोगे इलाज करवाकर? कहा तुम्हें डॉक्टर ने मेरे अंदर बांझपन की बीमारी ही है, मैं कभी मां नहीं बन सकती। इसने अपनी जान छुड़ाई थी। वो खुद भी बच्चों की शौकीन नहीं थी, इसे जिम्मेदारी बहुत बड़ी लगती। दिन ब दिन वो अल्तमश से लापरवाह होती जा रही थी। आए दिन पार्टीज में जाना, शॉपिंग करना, डिनर अटेंड करना, बस यही इसका मनपसंद मशगला था। एक बात का इसे यकीन था कि अल्तमश ना कभी से तलाक देगा और ना ही दूसरी शादी करेगा। बस वो इसी घमंड में इसकी लगाम बहुत ढीली छोड़ चुकी थी। अल्तमश को याद नहीं पड़ता था कि कब वो दोनों आखिरी दफा बिस्तर पर इकट्ठे हुए थे। इनकी कुर्बत को महीनों गुजर जाते। अल्तमश जवान, एक खूबसूरत आदमी था। इसे हर लम्हे जरूरत पड़ती एक औरत की कुर्बत की, लेकिन रमला को इस चीज में दिलचस्पी न रही थी। कुछ घरेलू टेंशन है, औलाद न होने का दुख, तो कुछ बीवी की लापरवाही। वो दिन ब दिन बहुत चिड़चिड़ा, गुस्सावर और जज्बात से आरी इंसान बनता जा रहा था। महज 33 साल का होने के बावजूद इसका दिल किसी 50 साला मर्द की तरह अपनी जिंदगी से बेजार हो गया था। भाभी से बात करो, किसी औरत से अपना एक बच्चा पैदा करो, दोनों मिलकर पाल लो, वो बच्चा तुम्हारा ही होगा। अगर तुम दूसरी जगह जाओगे तो याद रखना, वो औरतें ना जाने कितने मर्दों के साथ सोती हैं और फिर गंदा खून कभी न कभी असर दिखाई देता है। आजकल शरीफ लड़कियां भी मजबूरी के बायस बड़े बड़े काम कर लेती हैं और तुम निकाह करोगे 1 साल के लिए, कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी। इसके दोस्त ने मशवरा दिया, तभी रमला ने हामी भरी तो वो खुश हुआ था। औलाद की चाहत इसे सब कुछ करने पर मजबूर कर रही थी। वो टेबल पर पड़ी एप्लीकेशन देख रहा था जब आज 1 हफ्ते बाद वो महज 2 घंटे के लिए फैक्ट्री आया था। किसकी एप्लीकेशन है? इसने गैर इरादी तौर पर इस पर्चे पर निगाह दौड़ाई जिसमें 5 लाख लोन की दरख्वास्त थी। सर, मैं सलीजा इकबाल, इनके वालिद कैंसर के मरीज हैं, बहुत परेशान है बेचारी। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हैं। कह रही थी कि तनख्वाह से वो हर महीने पैसे कटवाती रहेंगी। 10-12 दफा मुझसे कह चुकी हैं कि मैं आपसे बात कर लूं लोन के लिए। अल्तमश सोच में पड़ गया। देख लो, झूठ तो नहीं कह रही, सिर्फ लोन लेने का बहाना हो। सर, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ कह रही हैं। इनके हुलिये से आप पहचान लेंगे कि वो बहुत जरूरतमंद है। अच्छा ठीक है, बुलाएं इस लड़की को। मैनेजर फौरन ही लीजे को बुलाने के लिए चला गया। दूसरी तरफ वो सुबह से दुआएं मांग रही थी कि जब से मैनेजर ने इसे बताया था कि आज फैक्ट्री आएंगे। चले मिस अलीजे, आज का दिन आपके लिए खुश नसीब है। सेठ साहब बुला रहे हैं आपको अपने ऑफिस में। इससे खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही बहुत खफत और शर्मिंदगी सी महसूस कर रही थी। शायद किसी के आगे हाथ फैलाना बहुत मुश्किल होता है। घबराए हुए सुर्ख चेहरे के साथ वो झिझकते हुए अंदर आई थी। अल्तमश जो मोबाइल पे आए मैसेज देख रहा था, सामने खड़ी इस बड़ी चेहरा लड़की को देखता रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। धीमे से सलाम करके वो अंदर खड़ी उंगलियां चटका रही थी, जबकि वो हैरान था। वो सीधा से कई बार के धुले हुए कपड़े, पाँव में सादा सी चप्पल, चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था। मासूमियत टूटकर इसके चेहरे पर बरस रही थी। आपने लोन की दरख्वास्त की है? अल्तमश का ज़हन कुछ और सोच रहा था, जबकि जुबान पर अल्फाज कुछ और थे। जी सर, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। मैं 1 रुपया वापस कर लूंगी, लेकिन अभी घर के हालात ठीक नहीं। मेरे वालिद कैंसर पेशेंट हैं। हर हफ्ते इनके इलाज पर अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। वो बहुत अजियत में सर्व को गिरगिराते लहजे में न जाने क्या क्या कही जा रही थी। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे आपको अपने वालिद का इलाज के लिए पैसे। कल आप शाम को 5 बजे आ जाइएगा ऑफिस। अलीज़ा ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन फिर हैरान भी हुई। लेकिन सर, कल तो संडे की वजह से ऑफ होगा। वो परेशान हुई। इसका चेहरा देखकर अल्तमश कहने लगा, जी ऑफ होगा, लेकिन मैं आऊंगा किसी जरूरी काम से फैक्ट्री में चक्कर लगाने, तो आप 5 बजे आ जाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रगुजार नजरों से देखती वापस पलट गई। इसकी आंखें नम हो गई थी, जबकि अल्तमश का जहन न जाने कौन से ताने बाने बन रहा था। घर आकर वो अम्मी के सामने चहक रही थी। लो, मैं तो इतना डर रही थी सेठ साहब के पास जाने में, लेकिन वो तो इतने अच्छे नर्म दिल इंसान निकले। इतने मीठे लहजे में मुझसे बात की कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने मेरी लोन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारी भोली शक्ल देखकर फौरन ही हामी भर ली होगी। अबीरा इससे मुस्कुराते हुए छेड़ रही थी। क्या पता ऐसा ही हो। जैसे पैसे मिल जाएंगे आप ही, हम बाबा को अच्छे हॉस्पिटल ले जाएंगे। इसने बाबा के दोनों हाथ थाम लिए। वो तकलीफ से मुस्कुरा दिए। इतनी तकलीफ इन्हें अपनी बीमारी की नहीं थी जितनी अपनी बेटियों के परेशान चेहरे देखकर होती।
खुदा ने 3 बेटियां दी। तीनों की बेटियां थी लाइक फाइक। अबीरा सबसे बड़ी थी जो स्कूल में टीचिंग करती। इसके बाद अलीजे थी, वो जॉब करती थी, जबकि सबसे छोटी ओनेजा जो घर में बच्चों को न सिर्फ ट्यूशन पढ़ाती बल्कि माँ के साथ घर के काम भी करती। लेकिन इस वक्त इस घर पर बहुत बुरा टाइम चल रहा था। इकबाल साहब की होने वाली अचानक बीमारी कैंसर की सूरत में सामने आई। घर का सामान तक बिकना शुरू हो गया, लेकिन वो तीनों बहनें हिम्मत हारने वालों में से नहीं थीं। जहां तक मुमकिन हो रहा था अपने वालिद का बेहतर से बेहतरीन इलाज करवाना चाहती थी, इसलिए अलीजे ने लोन की दरख्वास्त दी थी। दूसरे दिन ठीक 5 बजे वो फैक्ट्री पहुंच गई। हालांकि आज सबकी छुट्टी थी, सवाए चौकीदार और चंद एक ऑफिस स्टाफ के कोई भी नहीं आया था। लेकिन सेठ साहब ने इसे इसी वक्त बुलाया था। जैसे वो गेट पर आई, चौकीदार ने फौरन गेट खोल दिया, क्योंकि अल्तमश ने इससे पहले कह दिया था कि कोई लड़की आएगी तो इससे गेट पर रोकने की जरूरत नहीं। वो अंदर चली आई। सामने ही लैंड क्रूजर खड़ी थी। वो समझ गई कि अल्तमश खानजादा इस फैक्ट्री में मौजूद है। चंद लम्हे बाद ही इसने अलीसे को अपने ऑफिस में बुला लिया। अब वो इसके सामने खड़ी थी। अल्तमश ने गहरी नजरों से इसे देखा। सादगी में लिपटा चेहरा, वो बहुत ज्यादा झिझक महसूस कर रही थी। शायद किसी के सामने हाथ फैलाना इसके लिए इतना आसान नहीं था। पाकीज़गी और मासूमियत का हसीन इंतजार आज इसने पहली दफा देखा था। आपको 5 लाख लोन की जरूरत है? वो ठहर ठहर कर गुफ्तगू करने लगा। अलीजे उंगलियां चटखाते हुए कहने लगी, जी सर, मैं ये पैसे अपनी पेमेंट में से हर महीने कटवाती रहूंगी, कभी अपने काम में शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है मिस अलीजे, आपको लोन मिल जाएगा, 5 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रुपए। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। अलीजे की आंखें फट पड़ी थीं। सच में इतनी बड़ी रकम की जरूरत थी इसे। इसके घर में बाबा का इलाज करवाना जरूरी था, वरना इनका कैंसर जैसी मोजी मर्ज से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता। तभी वो जल्दी से कहने लगी, सर मुझे पैसों की बहुत नीड है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अल्तमश चंद लम्हे खामोश रहा, फिर गौर से इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहने लगा, वो काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर करना चाहें तो आराम से मेरी बात मानकर इस ऑफर से फायदा उठा सकती हैं। इससे आपके बहुत से घर के मसले हल हो जाएंगे। दरअसल मिस अलीजे, मुझे एक ऐसी खातून की जरूरत है जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे। इनके वजूद से मुझे एक बच्चा चाहिए। इसके खाने पीने सारा खर्चा वो सब मेरी जिम्मेदारी। बस जैसे ही बच्चा पैदा होगा मैं इसे आजाद कर दूंगा। मगर आप मेरा ये काम कर देंगी तो आपको न सिर्फ 20 लाख रुपए की रकम बल्कि मैं आपके वालिद का मुकम्मल इलाज भी करवाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। अल्तमश ये बात करते हुए बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अलीजे थी। वो इसके रद्द अमल का इंतजार कर रहा था, जो बिल्कुल साकित खड़ी थी। इसकी नजर जमीन पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। आप बताएं, मुझे कोई जवाब तो दें। अल्तमश अंदर से घबरा रहा था। कोई भी खातून अगर ये बात सुनती तो शदीद रद्द अमल देती। वो यही सोच रहा था, लेकिन अलीजे की खामोशी इसे समझ ना रही थी। सर, सच में आप मेरे वालिद साहब के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी ले लेंगे? वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे क्या? इसके मुंह से अल्फाज अदा भी हुए तो ये अल्तमश को थोड़ा इत्मीनान हुआ था। क्यों नहीं, जब मैंने आपसे वादा किया है तो मैं इसे पूरा भी करूंगा, लेकिन बदले में आपको भी मेरा ये काम करना होगा। क्या आप इस बात पर एग्री हैं? ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी और कुछ नहीं। मेरी बीवी माँ नहीं बन सकती। मुझे और मेरी बीवी को एक बच्चे की जरूरत है और ये जरूरत आप पूरी करेंगी? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर सर झुकाकर कहने लगी, ठीक है सर, मुझे मंजूर है। अल्तमश को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से राजी हो जाएगी। वो फौरन कहने लगा, ठीक है, मैं आधी जरूरत आपकी आज ही पूरी कर देता हूँ और आधे पैसे मैं निकाह के बाद दूंगा। जब तक आपके वालिद का इलाज चलता रहेगा, इनके सारे इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। अलीजे ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था, वो भी बगैर सोचे समझे, लेकिन अगर इसके ऐसा करने से घर की परेशानियां दूर होने वाली हैं तो इसे मंजूर था। अल्तमश फौरन इसे अपने साथ आने का कहने लगा। वो एक भारी रकम इससे निकलवा कर देने वाला था। इसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी होने वाली थी। यार, मैंने तुम्हारी बात पर अमल किया। मैं तो सोच रहा था कि मैं जिस लड़की से बात करूंगा वो मुझ पर गुस्सा करेगी, मुझे बातें सुनाएगी, लेकिन वो तो बड़ी आसानी से मान गई। शाम को वो अपने गहरे दोस्त उमैस के पास बैठा था। अच्छा, वो इतनी आसानी से मान गई, फिर तो जरूर कोई गलत लड़की होगी। इन लड़कियों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता ये काम करना। उमैस की बात सुनकर वो सोच में पड़ गया, लेकिन वो लड़की चेहरे से तो बिल्कुल भी खराब कैरेक्टर की नहीं लगती, बल्कि जिस तरह से इसके चेहरे पर मासूमियत और पाकीज़गी थी, इसका मासूम चेहरा चीख चीख कर अपने किरदार की गवाही दे रहा था। क्या सच में वो लड़की ऐसी थी? जब इसने इतने आराम से मेरी बात मान ली। वो सोचे बिना न रह सका। 3 दिन बाद वो अलीजे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाला था।
अलीजे ने जैसे अल्तमश खानजादा के दिए हुए पैसे अबीरा को लाकर दिए, वो हैरान रह गई। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आप ही क्या बताऊं आपको, मैंने एक हकीकत आपसे छुपाई है। जिस फैक्ट्री में मैं जॉब करती हूँ वहां के सेठ ने मुझे अपनी पसंदीदगी जाहिर की। वो मुझ में इंटरेस्ट रखता है, मुझसे शादी करना चाहता है। आप ही इसने बाबा के इलाज के मामले में मेरी मदद की और वो आगे भी ऐसे मदद करना चाहता है, लेकिन वो मुझसे निकाह करना चाहता है। आप प्लीज अम्मी अबू से बात करें। छोटी बहन अलीजे के मुंह से ये बात सुनकर वो हैरान रह गई। अलीजे ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात गोल कर दी थी। तुम सच कह रही हो क्या? वो इतना अमीर शख्स तुम्हें दिलचस्पी ले रहा है, बल्कि इसने निकाह का भी कहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है अबीरा। अबीरा भी खुश हो गई। फिर इसने अम्मी बाबा को राजी किया। अलीजे ने ये बात सबसे छुपा रही थी कि अल्तमश खानजादा और इसका क्या मुआहदा हुआ था, और वो लोग हैरान थे कि वो इतना मेहरबान शख्स है जो कि इनके बाबा का इलाज करवाना चाहता है। बड़ी मुश्किल से इसके वालिदैन इतनी जल्दी निकाह करने पर राजी हुए थे। अलीजे के लिए यही बहुत था। इसने अल्तमश को कॉल करके बता दिया था। 3 दिन बाद इनका निकाह होने वाला था। सर, क्या आपने मिस अलीजे की लोन की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी? इतने दिन हो गए वो ऑफिस नहीं आ रही। लगता है कि इनकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट करना पड़ेगा। मैनेजर परेशान था। अल्तमश खामोश रहा। फिर वो कहने लगा, तो क्या मसला है, रख लीजिए किसी दूसरे मुलाजिम को इसकी जगह पर। तो मैनेजर परेशानी से कहने लगा, लेकिन सर अगर आपने चेक पर साइन कर दिए हैं और इन्होंने जॉब छोड़ दी है तो आपके लिए मसला हो सकता है। वो अपनी धुन में था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्तमश ने इसे खामोश करवा दिया। कोई भी नहीं जानता था कि मिस अलीजे जो इस ऑफिस में वर्कर की हैसियत से अपने फराइज अदा कर रही थी, कुछ दिनों बाद वो अल्तमश की बीवी बनने जा रही हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। 2 गवाहों और मौलवी साहब को लेकर अल्तमश खानजादा आज उनके घर आया था। कोई भी रिश्तेदार या दोस्त इस निकाह में शरीक नहीं था। अल्तमश का सिर्फ एक ही दोस्त था, उमैस, जबकि अलीजे की बड़ी बहन और अम्मी बाबा के अलावा कोई भी इस निकाह में शामिल नहीं था। थोड़ी देर बाद इन दोनों का निकाह हो गया। अलीजे के घर वाले बहुत खुश थे। इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक इनकी बेटी से शादी कर रहा था, लेकिन हकीकत क्या है कोई भी नहीं जानता था। ये बात सिर्फ अलीजे जानती थी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। 1 साल बाद जब इसके वजूद से एक बच्चा जन्म लेगा तो अल्तमश इसे तलाक देकर हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। अल्तमश के लगाए हुए महंगे परफ्यूम की वजह से इनके पूरे घर में महक फैली हुई थी। इस शानदार शख्सियत वाले इंसान को देखकर वो लोग अलीजे के नसीब पर रश कर रहे थे, जबकि हकीकत कोई नहीं जानता था। न जाने इसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी या आबाद। इसका फैसला शायद वक्त ही करेगा। वो जो 2 बार इसके सामने बिल्कुल सादगी भरे रूप में आई थी और आज वो पहचानी भी नहीं जा रही थी। अल्तमश ने एक बार इसे देखा, फिर नजरें फेर ली। वो मुसलसल नजरें नीचे किए बैठी थी। शर्मा तो ऐसी रही है जैसे मेरे अलावा कभी किसी को खुश नहीं किया। न जाने कितनों के साथ ये सब कर चुकी होगी। जब से उमैस ने इसके बारे में कहा था कि वो लड़की इतनी जल्दी कैसे मान गई, तब से वो इस शक में मुब्तला था कि ये लड़की ठीक नहीं है। तभी तो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने पर राजी हो गई। हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने वो अपने घर से रुखसत हुई थी, लेकिन अल्तमश ने इससे पहले सारी शराइत बता दी थी। बगैर इजाजत वो कभी घर से नहीं निकलेगी और इसे बताए बगैर वो कहीं नहीं जा सकती। जब भी इसे किससे मिलना होगा तो पहले अल्तमश की इजाजत लेना जरूरी है। गोया वो 1 साल बाद ही शायद अपने घर वालों से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन वो एक बात पर खुश थी कि बाबा का मुकम्मल इलाज हो जाएगा। अभी इनकी बीमारी ने इतना जोर नहीं पकड़ा था। इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो सकते थे। बस इसे इसी बात की खुशी थी। वो अपने वजूद, अपने दिल के बारे में तो सोच ही नहीं रही थी, क्योंकि इसका दिल हर खुशी से खाली था। सर झुकाए वो इसके साथ गाड़ी में बैठी थी। फिर वो इसे लेकर फ्लैट में आ गया। रमला की बिना इजाजत लिए इसने अलीजे से निकाह किया था, लेकिन रमला ने तो इसे कह दिया था कि वो जिससे चाहे अपना बच्चा पैदा कर सकता है। इसने सोच लिया था कि वो रमला को तभी इस निकाह के बारे में बताएगा जब अलीजे प्रेग्नेंट हो जाएगी, और इसके लिए इसके साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी था। जैसे वो इसे लेकर फ्लैट पर आया, फ्लैट का हुलिया मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया। ये फ्लैट अल्तमश खानजादा का ही था। कभी कभार वो अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ जाता। रात गए तक वो लोग जागते, हंसी मजाक, एंजॉयमेंट, लेकिन एक अरसा हुआ था अल्तमश ने इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। लेकिन आज इस फ्लैट की इसने दोबारा सफाई करवाई थी। 1 साल तक वो अलीजे को इसी फ्लैट में अपने साथ रखने वाला था। इस कम उम्र मासूम लड़की ने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया, लेकिन आज इस फ्लैट में अल्तमश के साथ आते हुए इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था।
तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं आता हूँ। शायद वो उसके लिए खाना वगैरह लेने गया था। वो सहम कर कमरे में आ गई। कमरा हर तरह से आसाइश से भरा हुआ था। एसी की ठंडक के बावजूद इसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। फिर वो बेड के कोने पर टेक गई। अल्तमश ने इससे खाना खाने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसे भूख भी नहीं लग रही थी। वो तो आने वाले लम्हात के बारे में सोचकर अजीब सा महसूस कर रही थी। एक बैग था जो अबीरा आपी और अम्मी ने इसके साथ दिया था। इसमें इसकी जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। तुम्हें चाहिए तो कपड़े तुम तब्दील कर लो। अल्तमश की भारी आवाज पर इसका दिल कांपने लगा। वो शर्माई लजाई सी उठी थी, फिर सीधी सादी वॉशरूम में चली आई। अल्तमश को इसकी झिझक देखकर गुस्सा आ रहा था। कैसे ड्रामे कर रही है उमैस, ठीक कह रहा था। ये मिडिल क्लास लड़कियां पैसों की खातिर कुछ भी कर सकती हैं। शायद इसने किसी और के साथ भी ऐसे वक्त गुजारा होगा और अब देखो मेरे सामने शर्माने का ड्रामा कर रही है। इसने गुस्से से अपने दिल में सोचा, फिर कमरे से बाहर चला गया। काफी देर तक लाउंज में बैठा रहा। काफी देर बाद वो कमरे में आया। इसकी नजर अलीजे पर पड़ी। मेरा ख्याल है कि हमें सो जाना चाहिए। अल्तमश ने लाइट ऑफ की तो अलीजे का दिल सूखे पत्ते की तरह लड़ने लगा। इसके वजूद में कपकपाहट से उतर आई थी, लेकिन अल्तमश ने इसके साथ बड़ा नरमी भरा बर्ताव किया था, बावजूद इसके कि वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी कि ये देखकर वो हैरान था। अल्तमश खुद भी अपने दिल की कैफियत पर हैरान रह गया। पहली बार वो अजीब से जज्बात लिए अलीजे के साथ वक्त गुजारा था। वो शर्मो हयात से पिघल रही थी। अल्तमश को कई सालों बाद किसी औरत के साथ गुजारे गए लम्हात का लुत्फ आया था। अपने वजूद, अपने दिल को एक अजीब सरूर में लिपटा हुआ महसूस कर रहा था, जबकि अलीजे ने एक दफा भी इसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था। वो सीधी वॉशरूम में चली गई थी। तभी अल्तमश की निगाह बेड पर पड़ी। इसकी आंखें फट पड़ी थीं। वो लड़की जिसे वो गलत बदकिरदार समझ रहा था, किस्सा पहले भी किसी के साथ कर चुकी होगी, लेकिन बेड की रंगीन चादर इसकी पाकीज़गी की गवाही दे रही थी। वो साकित सा बैठा रह गया। वो चांद चेहरे जैसी लड़की न सिर्फ अपना जिस्म बल्कि अपनी इज्जत भी अल्तमश खानजादा के नाम कर चुकी थी। अलीजे फ्लैट की खिड़की में खड़ी सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देख रही थी। आज इसके निकाह की पहली सुबह थी। अल्तमश अभी तक सो रहा था, जबकि वो सुबह सवेरे जाग गई थी। इससे वो कहानी याद आ रही थी जिसमें एक शहजादी को एक गार में कैद कर दिया जाता है। क्या वो भी इस शहजादी की तरह इस फ्लैट में कैद होकर रहेगी? क्योंकि अल्तमश ने इससे पहले कह दिया था कि इससे कॉन्ट्रैक्ट में कि वो इसकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। जहां भी जाना होगा हमेशा इससे पूछकर जाएगी। वो गहरी सोच में थी। अभी तक इसे अपने वजूद पर अल्तमश के लम्स की खुशबू महसूस हो रही थी। वो इसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था। इससे पहले कभी इसे किसी ने छुआ भी नहीं था और न ही इसने किसी के ख्वाब देखे थे। रात को जिस तरह वो इस पर अपने जज्बात की बरसात कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे इसकी जिंदगी में इसके अलावा कोई दूसरी औरत नहीं। लेकिन वो कैसे भूल सकती है कि ये शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी 1 साल के लिए। जैसे अल्तमश का बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा, वो इसे तलाक देकर फारिग कर देगा और अपनी बीवी के पास इस बच्चे को लेकर चला जाएगा। ये बातें सोचते इसका दिल बोझल हो गया। दूसरी तरफ अल्तमश जैसे सोकर उठा, इसके निगाह सीधी वॉल क्लॉक पर पड़ी। आज कितने दिन बाद इसे सुकून की नींद ने घेरा था। फैक्ट्री, अपॉइंटमेंट, सब कुछ फरामोश करके वो इस बिस्तर पर सुकून की नींद पूरी कर रहा था। फिर उठकर वॉशरूम में चल दिया। जैसे ही बाहर आया, सामने वो खिड़की के पास खड़ी थी। इसके आधे गीले बाल हवा से उड़ रहे थे। अल्तमश की खुशबू लाउंज में फैली तो अलीजे ने फौरन पलट कर देखा। वो कब से सामने वाले सोफे पर बैठा इसे देख रहा था। ऐसे कुछ पता ही न चला। आज अल्तमश का भी ऑफिस जाने का कोई मूड न था। नाश्ता किया तुमने? इसके पूछने पर अलीजे के चेहरे पर गुलाबी रंग बिखर गया तो फौरन कहने लगा, 1 साल तक वो मेरी जिम्मेदारी होगी, तुम्हारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब कुछ, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो इसके दिल पर गलत फहमी दूर कर देना चाहता था। फिर इसने नाश्ते का ऑर्डर देकर खुद टीवी देखना शुरू कर दिया। वो भी करीबी सोफे पर बैठी नाखूनों से नेल पॉलिश खुरच खुरच कर उतार रही थी। मेरा ख्याल है कि हम जितने करीब रहेंगे इतना ही जल्दी वो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा। इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा बल्कि कल यहाँ से जाऊंगा। फिर 1 हफ्ते बाद ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। वो पुरसकून लहजे में इससे बात कर रहा था। अलीजे का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो तो ये सुनकर घबरा गई थी कि इसे अकेले रहना पड़ेगा, वो भी इस इतने बड़े फ्लैट में। क्या हुआ, अकेले नहीं रह सकती हो क्या इस फ्लैट में? अल्तमश ने जैसे इसका चेहरा पढ़ लिया था।
जी वो मैं कभी अकेली नहीं रही, लेकिन कोशिश करूंगी रहने की। इसका लहजा बहुत धीमा था। ठीक है, क्योंकि अब अक्सर तुमने दिन अकेले ही यहाँ गुजारने हैं। जब तक तुम हामला नहीं हो जाओगी, मैं रमला को भी तुम्हारे बारे में नहीं बता सकता, इसलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता कबल इस वक्त कि मैंने दूसरा निकाह कर लिया है। अलीज़ा खामोश थी। न जाने अल्तमश क्यों मुसलसल इससे बातें किए जा रहा था। वो खुद अपने दिल की कैफियत पर हैरान था। थोड़ी देर बाद नाश्ता आया तो उसने अलीज़ा को भी कहा था टेबल पर नाश्ता लगाने को। इसकी शर्मो हया देखकर वो हैरान था। इसने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया था। शायद अल्तमश के सामने नाश्ता करना इससे अजीब लग रहा था। खाओ पियो और जान बनाओ ताकि मेरा होने वाला बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो, इसलिए शर्मो हया छोड़ो और नाश्ता कर लो। अल्तमश के कहने पर वो सुर्ख पड़ गई, फिर सर झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगी। जबकि वो नाश्ता करके अंदर कमरे में जाकर लैपटॉप खोले कोई काम करने लगा। अल्तमश चाह रहा था कि अलीज़ा मुकम्मल इसका साथ दे, लेकिन वो बहुत शर्मा रही थी। इसकी शर्माहट पर अल्तमश को गुस्सा आ रहा था। वो इसे ऐसे छू रहा था जैसे वो कोई नाजुक गुलाब हो। इसे हैरानी भी हुई, रमला के साथ गुजारे लम्हात याद आए। कभी इसके साथ यूं लुत्फ न आया जैसे इस शर्मो हया की पुतली के साथ गुजारे हुए लम्हों का असर इस पर छा रहा था। एक अजीब सी खुमारी इसके वजूद पर तारी थी। अगले दिन वो ऑफिस चला आया। सबने इसके खुशगवार मिजाज पर इसे हैरत से देखा था। हमेशा संजीदा चेहरा, कभी न मुस्कुराने वाला इनका साहब आज बात बात पर मुस्कुरा रहा था। इसका लहजा भी नरम था। जिसने जिस चीज की भी दरख्वास्त थी वो इससे मिल गई, क्योंकि इसके दिल की कैफियत मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। जैसे ऑफिस में उठकर घर जाने लगा, इसका दिल भी वहीं जाने को मचलने लगा। लेकिन अचानक ही रमला की कॉल आ गई। 2 दिन से गायब हो, कहाँ हो? आखिर तबीयत ठीक नहीं? मेरे घर पहुंचो अल्तमश। इसने गहरी सांस ली और फिर गाड़ी अपने खानजादा हाउस की तरफ मोड़ दी। फिर 3 दिन बाद वो अलीज़ा के पास इस फ्लैट में आया था। अल्तमश को देखकर इसके चेहरे पर गुलाब बिखर गए, हाथों में ठंडे पसीने आने लगे। किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ी तुम्हें? मोबाइल है ना तुम्हारे पास? कुछ मंगवाना हो या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक मैसेज कर दिया करो। वो इसे नरमी से समझा रहा था। जी सब चीजें हैं जरूरत की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। वो इसे कैसे बताती कि ये 3-4 दिन इसने अकेले कैसे इस फ्लैट में गुजारे हैं। जरा सी भी आहट होती तो वो चौंक कर उठ जाती कि इसे अकेले रहने की आदत नहीं थी। और आज अल्तमश को देखकर इसका दिल बाग बाग हो गया था। काश वो इसे कह सकती कि वो हमेशा इसके पास रहे, वो अकेले वक्त नहीं गुजार सकती। इसे डर लगता है, लेकिन इसके लब बिल्कुल खामोश थे। अल्तमश ने महसूस किया कि वो बहुत कम बात करती थी, या शायद इनके साथ अभी ज्यादा दिन का नहीं था। इसकी कुर्बत का खुमार अल्तमश पर इस तरह छाया कि वो दिन रात इसके हवासों पर सवार रही थी। वो जल्दी जल्दी घर आने लगा, इन लम्हात को महसूस करने लगा। इतनी खुशी तो इससे कभी रमला के साथ महसूस ना होती, और अलीज़ा की जिंदगी में आने वाला वो पहला शख्स था। वो कैसे खुद को मोहब्बत से रोक सकती थी? जब भी अल्तमश इसे छूता वो अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस करती, भूल जाती कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सौदा इसके जिस्म का, इस बच्चे का जो वो 20 लाख के बदले में देने वाली थी। ये सोचकर इस पर अफसुर्दगी तारी हो जाती। अभी भी मैं ऑफिस में था जब इसके मोबाइल पर अलीज़ा का मैसेज आया। आज आप आ सकते हैं मेरे पास? इसका मैसेज देखकर मुस्कुराया था। क्या हुआ, खैरियत तो है? इसने भी मैसेज टाइप किया। जी खैरियत है, लेकिन मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। 1 हफ्ता हो गया था अलीज़ा के पास गए हुए। खानदान में एक शादी की वजह से वो नहीं जा सका था। इसकी तबीयत के बारे में जानकर वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ। मैनेजर को हदायत देकर वो सीधा गाड़ी लेकर इसके फ्लैट पर पहुंच गया। जैसे फ्लैट का दरवाजा खोला वो खिड़की के पास बैठी थी। चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों के गिर्द हल्के से थे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? एकदम ही अल्तमश ने कहा तो वो डर कर उठी थी। इसे देखकर हमेशा वो बेतहाशा खुशी का इजहार करती, और इस बार भी ऐसा ही हुआ था। जी ठीक हूँ, बस वो। इसकी खामोशी पर अल्तमश हैरान था। क्या हुआ, बताओ तो सही, क्या बात है? जी वो मुझे डॉक्टर के पास ले चले, इससे बस इतना ही कहा गया। क्या तुम सच कह रही हो? अल्तमश हैरान था। इसका चेहरा झुक गया। पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे शक हो रहा है। शायद ऐसी बात है। इसके चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट आई थी। वो कहने लगा ठीक है चलते हैं, अभी कंफर्म कर लेते हैं। वो इसे लेकर डॉक्टर फायजा के पास आ गया, जिससे पहले वो सारे मामला तय कर चुका था।
जैसे इसने चेकअप किया, अल्तमश को मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुबारक हो, ये प्रेग्नेंट है, आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई। अल्तमश का मुंह खुले का खुला रह गया। शादी के 10 साल बाद इसे खुशखबरी मिली थी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। आप सच कह रही हैं डॉक्टर? वो तस्दीक करना चाह रहा था। जी जी मिस्टर अल्तमश, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चल गया है आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। डॉक्टर मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ मेडिसिन और विटामिन लिखकर देती हूँ, इन्हें रेगुलर लेनी होगी। दूध, फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल रोजाना कीजिएगा। इन्होंने एक नुस्खा लेकर अल्तमश के हाथ में थमाया था। वो इसे लेकर गाड़ी में आ गया। जहाँ गाड़ी में बैठे एक नफूस के चेहरे पर खुशी और मुसरत थी तो वहीं दूसरे के चेहरे पर उदासी थी। अलीज़ा खामोश थी। वो अच्छी तरह जानती थी जैसे ये बच्चा इस दुनिया में जन्म लेगा, इस बच्चे और अल्तमश की जिंदगी से इसे महरूम होना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी उदास क्यों हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था, अल्तमश इससे पर तो अमल कराए, फिर मुझे भी अपनी औकात और हद में रहना चाहिए। मैं ख्वामखा ही ये खुशफहमी दिल में पाल रही हूँ कि इन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो अपने ऊपर दिल ही दिल में जोर जोर से हंस रही थी। इसे खामोश देखकर अल्तमश कहने लगा, अब पहले से ज्यादा तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। खाने पीने का और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कॉल या मैसेज करने से हिचकिचाना मत। समझ रही हो ना मेरी बात? वो गौर से इसे देखते हुए कहने लगा। न जाने क्यों अल्तमश को ऐसे लग रहा था जैसे इसकी आंखें नमी से चमक रही हों। वो आंखें झुकाकर कहने लगी, जी मैं कोशिश करूंगी कि अपना हर तरह से ख्याल रख सकूं। ये बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है। गुड, ये हुई ना बात। वो मुस्कुराया था। न जाने क्यों इसका दिल चाह रहा था कि आज रात वो लीजे के पास गुजारे, लेकिन अचानक रमला की कॉल आ गई। आज इसने इस नए नवेले जोड़े की दावत रखी थी जिसकी इन्होंने कुछ दिनों पहले शादी अटेंड की थी। जल्दी आओ अल्तमश, कहाँ हो? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। खाने पर हमेशा तुम टाइम पर नहीं आते। रमला गुस्सा कर रही थी। अल्तमश ने कॉल काट दी। इसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाई थी। अभी वो ये सब रमला को बताएगा नहीं। थोड़ी देर बाद इसने लीजे को फ्लैट पर छोड़ दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? वो जाने से पहले इससे पूछ रहा था। मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं। जाने से पहले अचानक ही अल्तमश ने इसके गाल छुए थे। फिर वो पलट गया, जबकि वो अपने दहकते गाल पर हाथ रखे कितनी देर साकित खड़ी रही। वो सोच भी नहीं सकता था कि एलिज़ा चाहते हुए भी खुद को इसके इश्क में गिरफ्तार कर चुकी थी। 2-4 दिन बाद वो इससे मिलने आया था। साथ ही इसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत भी थी। ये जुलेखा है। इस हालत में तुम्हारे लिए अकेले रहना ठीक नहीं, इसलिए मैंने एक मेड का बंदोबस्त किया है। ये 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरा हर रात तुम्हारे साथ गुजारना नामुमकिन है, तुम समझ सकती हो ये बात। इसलिए तुम अपना ख्याल खुद रखना होगा। अपने खाने पीने का जो भी जरूरत का सामान या जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत है इस वक्त तुम मुझे बता सकती हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे कहने से पहले वो सब चीजें तुम्हारे लिए मुहैया कर दूं। वो जिसके आने पर इतनी खुश थी कि इसके चेहरे पर लाली सी छा गई। कितना ख्याल है लीजे से तुम्हारा? नहीं, इससे तुम्हारा नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। न इसे तुम्हारा जिस्म प्यारा है और न तुम्हारा चेहरा। वो तो तुम्हारी परछाई भी देखना नहीं चाहेगा। जब बच्चा हो जाएगा इससे बस फिक्र है तो अपने होने वाली औलाद की जिसके लिए इसने शादी की। इसके दिमाग ने अपना फैसला सुनाया तो चेहरा तारीक हो गया। वो शदीद उलझन में परेशान सी लग रही थी। अल्तमश ने इसका उतरा हुआ चेहरा नोट कर लिया। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात तो नहीं? डॉक्टर ने 1 महीने बाद आने को कहा है ना? जी 1 महीने बाद बुलाया था, इसलिए मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ऐसे आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं परेशान हूँ। वो इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। जुलेखा को वो मुख्तलिफ हदायत दे रहा था कैसे हर रात इसे वक्त देना है, खाने पीने का ख्याल रखना है। वो औरत भी यकीन दहानी करवा रही थी कि वो हर तरह से लीजे का ख्याल रखेगी, कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। आज रात अल्तमश इसके पास ही था। वो खुद पर हैरान होता। हर रात इसका दिल ख्वाहिश करता कि वो अलीज़े की कुर्बत में हर लम्हा गुजारे। कितने दिन हो गए थे इसने रमला के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, लेकिन इससे इस बात की कोई फिक्र ना थी। इसने अपनी ही ढेरों मसरूफियात थी। चंद लम्हे इसके साथ गुजार कर वो सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल गया था। आज इसकी एक अहम मीटिंग थी। जैसे गाड़ी में बैठने लगा अचानक इसकी नजर फ्लैट की खिड़की के शीशे पर पड़ी। वहां अलीज़े खड़ी से देखी जा रही थी। वो हैरान था, फिर गैर इरादी तौर पर इसका हाथ उठ गया। वो इसे खुदाफिज कह रहा था। हाथ के इशारे से अलीज़े एकदम ही खिड़की से पीछे हो गई। अल्तमश जेरे लब मुस्कुरा दिया। मासी जुलेखा के आ जाने से वो काफी हद तक मसरूफ सी हो गई थी। वरना सारा दिन अकेले बैठी रहती। अभी से 5वां महीना लग रहा था। जो दिन गुजर रहे थे तफक्कुर और परेशानी इसके चेहरे पर नुमाया थी।
क्यों मेरी धी, ऐसी हालत में तो औरत खुश होती है, फिर तुझे किस बात की फिक्र है? साहब जी तेरा इतना ख्याल रखता है, तेरे खाने पीने का, सोने जागने का, खास तौर पर तुझे ताकीद की थी कि मैं तुझे रोजाना एक दूध का गिलास दूं। कितनी फिक्र है इन्हें आपकी। जुलेखा मासी के कहने पर वो खामोश रही। कैसे इस औरत को बताती कि इसके साथ इसको नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। मुझे सिर्फ एक वक्ती जरिया है इस बच्चे को दुनिया में लाने का। जैसे ही बच्चा दुनिया में आएगा वो इसे भी आजाद कर देगा। वो खामोश रही, बहुत ज्यादा चुप चुप रहने लगी। फिर आज वो दोपहर में आ गया इसकी खैरियत पूछने। जैसे अंदर आया, मासी जुलेखा डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। इसे सलाम करके वो किचन में चली गई। वो भी लाउंज में आ गया था। इसकी निगाहें अलीजे को तलाश कर रही थी। तभी वो मुस्कुरा दिया। वो सोफे पर सो रही थी, बिल्कुल बेफिक्र और मासूमियत के साथ। इसके सुनहरी बाल चेहरे पर आ रहे थे। शायद वो टीवी देखते देखते यहीं पर सो गई थी। जिस्म पहले से ज्यादा भर गया था। चेहरे पर मां बनने का नूर था। एक अलग ही ममता चमक रही थी। वो गौर से इसे देखे गया। इसकी नजरों का एहसास था या फिर किसी बुरे ख्वाब का डर। वो एकदम ही चौंक कर उठी थी। इसकी नजर सामने सोफे पर बैठे अल्तमश पर पड़ी। वो गहरी नींद से जागी थी, इसलिए हवास भागता थी। अल्तमश इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं यहाँ पर हूँ। इसके कहने पर वो जेरे लब कुचलने लगी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो बड़ी नरमी से इससे मिजाज पुरसी कर रहा था। जी ठीक हूँ। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है चेकअप के लिए। इसका अंदाज बहुत मीठा था। आखिर को जिंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी होने जा रही थी। अलीजे ने सर हिला दिया जैसे उठने लगी। अचानक ही जोरदार चक्कर आया। वो अपना सर थाम कर रह गई। अल्तमश इसे देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है? मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। वो इसे बेचैन निगाहों से देख रहा था। पता नहीं क्या हुआ, इतने चक्कर आ रहे हैं। उसके चेहरे पर बहुत कमजोरी थी। तो उसने मासी जुलेखा को बुलाया। क्या हुआ मासी, क्या तुम मेरी बीवी का ख्याल नहीं रखती हो? इतनी कमजोर क्यों हो रही है? क्या ये दूध पीती है, फल फ्रूट खाती है या नहीं? बताओ मुझे। मासी भी परेशान होकर कहने लगी। साहब जी मैं तो इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, रोजाना दूध भी गर्म देती हूँ सोने से पहले, लेकिन ये न जाने क्या सोचती रहती हैं। सारा दिन खामोश रहती हैं, बात भी नहीं करती। मासी की बात पर वो लब भींच गया। जबकि वो सर झुकाए सोफे पर बैठी थी, तभी इसका गाल थपथपाते हुए वो कहने लगा, शाबाश, हिम्मत करो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अलीजे एक बार फिर हिम्मत करके उठी थी। जाने इसकी तबीयत इतनी अजीब क्यों हो रही थी। जैसे वो तैयार होकर गाड़ी में बैठी, अल्तमश ने इसे गहरी नजरों से देखा। तुम्हारी तबीयत खराब है तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जल्दी आ जाता। मैंने कहा ना, कोई भी परेशानी टेंशन की बात हो मुझे कॉल या मैसेज करके तुम बता सकती हो। जी वो मुझे अच्छा नहीं लगा आपको परेशान करना। अलीजे के कहने पर वो इसे गुस्से से कहने लगा, मालूम भी है मैं तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मैं अपने बच्चे को खो सकता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ और तुम इसकी फिक्र नहीं। वो इसे गुस्से से सहम गई। अचानक बिल्कुल खामोश हो गई। इसका चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ गया था। अल्तमश को अपने रवैये पर अफसोस हुआ। इसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। इसे यूं लब कुचलते देखकर बहुत अफसोस हुआ। तभी अपने कहे अल्फाज का असर जायल करने के लिए वो नरमी से कहने लगा, जब माँ ठीक नहीं होगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। वो अब भी कुछ ना बोली थी। न जाने क्यों दिल चाह रहा था कि वो बहुत ज्यादा रोए। फिर डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप करके अल्तमश से कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्चा मुकम्मल हेल्दी है। माँ के अंदर वीकनेस है, वो भी अच्छी खुराक और मेडिसिन से दूर हो जाएगी। इनसे कहें कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, इस माल का बहुत ख्याल रखना। बच्चा तो ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल ठीक है, और बस नेक्स्ट वीक से 6 मंथ स्टार्ट हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने अल्तमश की तसल्ली करवा दी थी। वो खुश खुश इसे लेकर गाड़ी में गया। न जाने क्यों अलीजे के चेहरे पर बहुत उदासी महसूस हो रही थी। तभी इसका दिल बहलाने के लिए वो कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डिनर करवाता हूँ। वो पहली बार इसे अपने साथ कहीं ले जा रहा था। वो हैरान रह गई इसकी हैरत पर, कहने लगा, ये जरूरी है तुम्हारे लिए, इस बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। फिर इस रात इन दोनों ने बाहर खाना खाया। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, मत इतने मेहरबान बनो कि जब तुमसे जुदा होना पड़े तो मेरा दिल कई हिस्सों में तकसीम हो जाए। वो दिल ही दिल में अल्तमश से शदीद मोहब्बत करने लगी थी। वो आजाद इसी के पास रुका। अल्तमश को इसे देखकर खुद पर इख्तियार न रहता और अब वो अपने दिल के मामले पर डरने लगा था, जो इस मासूम और भोली भाली लड़की का आदी होता जा रहा था। वो लम्हे जो आहिस्ता आहिस्ता गुजरने थे, वो दिन तेजी से गुजरते चले गए। आखिरकार इसकी डिलीवरी का दिन भी आ गया। वो दर्द से तड़प रही थी। अल्तमश ने इसके हाथ थाम लिए।
इसका दर्द से तड़पता वजूद देखकर बुरी तरह खौफजदा हो गया। निहायत अजियत से वो इस बच्चे को पैदा कर रही थी। डॉक्टर फायजा ने इसकी डिलीवरी करवाई थी। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर आई। मुबारक हो, बेटी की पैदाइश हुई है। इसने खुदा का शुक्र अदा किया तभी और डॉक्टर से कहने लगा, और मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक है जी बस वीकनेस है, खून ज्यादा बह गया था तो इन्हें ब्लड लग रहा है। वो परेशानी से अल्तमस से कह रही थी। बच्चे को लेकर वो इसके पास चला आया। वो बहुत ही जर्द लग रही थी। शुक्रिया, तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। अब मैं इस बच्चे को लेकर रमला के पास जाऊंगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। प्लीज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अलीजे की बात पर वो पलटा था। क्यों? क्या कहना चाहती हो तुम? अल्तमस से इसकी आंखों में ना देखा जा रहा था। तभी वो मुंह दूसरी तरफ करके कहने लगी, आपसे एक दरख्वास्त है कि मुझे तलाक न दीजिएगा। मैं इसे आपकी जिंदगी से गायब हो जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं आपके नाम के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। अभी इसकी तबीयत ठीक भी नहीं हुई थी और वो जर्द चेहरा लिए अल्तमस से गुजारिश कर रही थी। वो साकित सा खड़ा रह गया। इसने देखा था बच्चा पैदा करने की अजियत जो इसके चेहरे पर रकम थी। वो अभी भी बिस्तर पर पड़ी थी। इसे औलाद की खुशी देकर इन्हें ये सब पैसों की खातिर किया था। अचानक अल्तमश के अंदर से ये आवाज आई, पैसों की खातिर किया है, लेकिन वो पैसे इसने अपनी जात के लिए नहीं लिए थे, अपने बाबा की जिंदगी बचाने के लिए। अगर वो लालची तबीयत की होती तो दूसरों का भला क्यों सोचती? वो गहरी सोच में डूब गया था। इसे यूं खामोश देखकर अली से डर गई। फिर वो ठहरे हुए लहजे में कहने लगा, मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे को लेकर। अभी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें 3 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। इसके बाद मैं कोई फैसला करूंगा। संजीदगी से कहता वो पलट गया। पीछे अली से आंसू भरी नजरों से इसे देखती रह गई थी। फोन करके इसने रमला से पहले कह दिया था कि वो एक इसके लिए सरप्राइज लेकर आ रहा है। वो घर पर ही रुके। रमला बेजारी से इसका इंतजार कर रही थी। न जाने क्या सरप्राइज है जो वो मेरे लिए लेकर आता है। ऐसी भी क्या बात हो गई, वो सोचने पर मजबूर थी। थोड़ी देर बाद वो गोद में अपना बेटा उठाया इसके पास चला आया। जैसे इसकी गोद में बच्चा लिया तो वो एकदम ही 2 कदम दूर हो गई। बच्चा थामने से इनकार कर दिया। कौन है ये? किसका बच्चा है? क्या तुमने इसे गोद लिया है? वो चिल्लाने लगी। गोद नहीं लिया रमला, ये बच्चा मेरा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे एक बच्चा चाहिए और तुमने मुझे इजाजत दी थी इस बच्चे को इस दुनिया में लाने की, और ये बच्चा अब इस दुनिया में आ गया। हम दोनों माँ बाप बन गए हैं। वो बहुत खुश लग रहा था। देखो अल्तमश, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई औरत तुम्हें बच्चा पैदा करके दे सकती है। जरूर तुमने इसके साथ शादी की होगी। वो इस पर इल्जाम लगा रही थी तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ मैंने इससे शादी जरूर की थी, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और कुछ नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा जिसके वजूद से इस बच्चे ने जन्म लिया है। यही मुआहदा हुआ था हम दोनों के दरमियान। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब रमला खामोश थी। थोड़ी देर बाद गड़बड़ाते हुए कहने लगी, लेकिन मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तो मैं ऐसा करो, किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लो इसे पालने के लिए। तुम जानते हो ना कितनी मसरूफियात है मेरी, और बच्चे का शौक सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी मुकम्मल तुम्हारे सर है। चाहे तुम इसके लिए मुलाजमा रखो या फिर तुम खुद इसे पाल लो। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी खुद पर लागू नहीं करती। रमला के मुंह से ये अल्फाज सुनकर इसे सख्त तकलीफ हुई थी। वो हैरत ज़दा से इसे देखता रह गया। ये क्या कह रही हो? क्या तुम मेरी खातिर इस बच्चे को नहीं पाल सकती? तो क्या तुम्हें ये नहीं पसंद कि हमारी औलाद इस दुनिया में हमारा नाम लेकर चले? कैसी बीवी हो तुम? अब इससे बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो अल्तमश, एक बात का मैं तुम्हें वाज़ेह जवाब देना चाहती हूँ। मैं इस बच्चे जैसे झंझट में नहीं बनना चाहती। 10 साल हो गए मेरी और तुम्हारी शादी को। ये अरसा बहुत होता है एक दूसरे को समझने के लिए। तुम भी मुझे समझ जाओ कि मैं बच्चे नहीं पाल सकती, मैं किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। वो कंधे उचकाती अपने कमरे में चली आई। पीछे बच्चा थामे अल्तमश उसकी पुश्त को देखता रह गया। पूरी रात बच्चे ने खूब परेशान किया। वो अकेला इसे संभाल रहा था जबकि रमला अकेली बिस्तर में पड़ी सो रही थी। इसके दिल में अजीब सा ख्याल पैदा हुआ, ये बच्चा जिसकी माँ अभी जिंदा है वो अस्पताल में है, इसके लिए तड़प रही होगी। खुद बच्चा भी माँ को तलाश कर रहा है। इसकी आंखें अपनी ममता को ढूंढ रही हैं। तो फिर मैं कैसे इस मासूम को अपनी माँ से जुदा करूं, जबकि जिसे मैं माँ बनाने का सोच रहा हूँ वो इसकी माँ बनने को तैयार भी नहीं। इससे नफरत करेगी, इसकी देखभाल नहीं करेगी तो मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। बार बार मुझे इस लड़की का ख्याल आएगा जिसने इससे पैदा किया, जिसकी सगी माँ है। इसके दिल के अंदर से आवाज आई। तभी लम्हे भर में फैसला हो गया था। फौरन सुबह 4 बजे वो अस्पताल पहुंच गया, लेकिन बिस्तर खाली था। अलीज़े न जाने कहाँ चली गई थी। वो परेशान सा डॉक्टर से पूछने लगा तो डॉक्टर कहने लगे, मैंने इस लड़की को बहुत रोकने की कोशिश की,
لیکن وہ بہت زیادہ رو رہی تھی. اس نے اپنے ہاتھ سے ڈرپ بھی ہٹا دی اور خود اکیلی اپنے گھر چلی گئی. آپ کا بھی انتظار نہیں کیا. یہ سن کر وہ پیشانی مسلنے لگا. بچہ مسلسل رو رہا تھا. پھر اس نے مزید صبر نہ ہوا, گاڑی میں بیٹھ کر بچے کو ماسی زلیخا کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے پیچھے بیٹھنے کو کہا. خود وہ علیزے کے گھر چلا آیا. وہ جانتا تھا وہ یہیں ہوگی اور کہاں جائے گی. جیسے دروازہ کھولا وہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہی تھی. میں یہ برداشت کر لوں گی کہ وہ میرا بچہ لے گیا. یہ بھی برداشت کر لوں گی کہ 1 سال میں نے اس شخص سے عشق کر کے گزارا لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گی امی کہ وہ مجھے طلاق دے دے, وہ مجھے چھوڑ دے, اپنے نام سے آزاد کر دے. میں ہمیشہ اس کے نام پر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. اس کے الفاظ سن کر التمش حیران رہ گیا. تبھی ابیرہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی. وہ دیکھو تمہارا شوہر تمہارے بچے کو لے کر آیا ہے. اسے ایسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے. جیسے پلٹی, سامنے التمش اس کے بچے کو لے کر کھڑا تھا. امی نے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں گے, مجھے طلاق دینے آئے ہیں, میں یہ سب نہیں برداشت کر سکتی. اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے. تبھی التمش نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ اٹھا لیے. میں تمہیں لینے آیا ہوں اپنے بچے کی ماں کو. ایک بچے کو اس کی ماں سے جدا کر کے میں گناہ نہیں کمانا چاہتا, اور وہ لڑکی جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے اس سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتا. اس کے بعد سب حیران رہ گئے. آپ سچ کہہ رہے ہیں, میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ بار بار اس سے یہ سوال کر رہی تھی. التمش مسکرا دیا. نہیں, مجھے خوب اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. انسان چاہے کتنے معاہدے کر لے, کتنے ہی مستقبل کے منصوبے بنا لے, لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے. اور اس خدا نے مجھے بات سمجھائی کہ رشتے کانٹریکٹ کی بنیادوں پر نہیں بنتے, یہ تو دل سے بنائے جاتے ہیں. اس نے علیزے کا ہاتھ تھام لیا. وہ واپس اپنے بچے کے ساتھ اس فلیٹ پر لے آیا. وہ ہنس رہی تھی, مسکرا رہی تھی, بار بار اپنے بچے کو چومتی, پھر محبت بھری نظروں سے التمش کو دیکھنے لگ جاتی. وہ بھی اسے چاہت سے دیکھ رہا تھا. جانتا تھا کہ آگے رملہ کے سامنے اسے بہت ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے. نہ صرف اس کی بہن کا گھر خراب کرتی بلکہ شاید اس کی اور علیزے کی زندگی بھی, لیکن ایک ماں کی خاطر اور اپنے بچے کے لیے اسے سب سے لڑنا ہی ہوگا. اس نے فیصلہ کیا تھا علیزے کو وہ کبھی اپنی زندگی سے نہیں نکالے گا, اور نہ ہی نکال سکتا ہے, کیونکہ جو محبت اسے رملہ سے نہ ملی تھی, علیزے نے اسے وہ چاہت دے کر اپنا اسیر کر لیا تھا.